जैसा कि हम लास्ट क्लास में पॉलीमर केमिस्ट्री लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं अबाउट Mn नंबर एवरेज मोलर मास, अबाउट Mm मास एवरेज मोलर मास, अबाउट Mz जेड एवरेज मोलर मास, अबाउट Mv विस्कोसिटी मोलर एवरेज मोलर मास। और लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द काइनेटिक चेन लेंथ। तो हमारी काइनेटिक चेन लेंथ क्या होती है? वो होती है इट इज द रेशियो ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन टू द रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप। जो हमारा ओवरऑल रेट होता है रिएक्शन का वो डिवाइडेड अपॉन रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप। तो हमने काइनेटिक चेन लेंथ के बारे में पढ़ लिया था, उसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लिया था। अब आती है प्रोबेबिलिटी फॉर एडिशन टू अनदर पॉलीमर टू ग्रोइंग चेन। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो होती है इज इक्वल टू 1/1 प्लस K2 इंटू K3 की पावर 1/2 इंटू आई क्या होता है हमारा इनिशिएटर, इंटू उसकी पावर 1/2 अपॉन K2 इंटू M क्या होता है मोनोमर की कंसंट्रेशन। तो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है इन केस ऑफ विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो काइनेटिक्स क्या होती है? अब हमने पहला पढ़ा था काइनेटिक्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। उसमें हमारा रेट क्या आया था? उसमें हमारा रेट आया था K कांस्टेंट इंटू आई की पावर 1/2 इंटू M मतलब मोनोमर की कंसंट्रेशन। अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या होता है F इज इक्वल टू M1 क्या होता है हमारा मोनोमर की कंसंट्रेशन इंटू K इंटू T अपॉन 2 प्लस M1 नोट KT। F क्या है हमारा फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन दैट हैज अकर्ड एट टाइम T। M1 नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर। तो इसके बेस पे लास्ट ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि आपको F बताना है फॉर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ऑप्शन थे M1 नोट KT2 प्लस M1 KT, एक ऑप्शन था M नोट KT अपॉन 2, M नोट KT अपॉन 3, ऐसे क्वेश्चन था। तो हमें डायरेक्ट बताना था जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए जो F होता है वो हमारा होता है M1 नोट KT अपॉन 2 प्लस M1 नोट KT। अब आ जाता है फॉर कंडेंसेशन पॉली रिलेशन बिटवीन Mn एंड MM। मैंने आपको Mn और MM पहले वाली वीडियो में बता दिया था। तो अब MM टू दी Mn इज इक्वल टू 1 प्लस P हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी। तो अगर P 1 हो जाता है तो हमारा P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी या फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमारा P 1 हो गया तो MM इज इक्वल टू 2Mn हो जाएगा। तो कंडेंसेशन के केस में हमारा Mn और MM के बीच में क्या रिलेशन होता है? वो होता है MM इज इक्वल टू 2Mn। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग केमर। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन ये नेट और गेट के में यही डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे नेट और गेट में। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग केमर इज, वो क्या होता है केमर P मतलब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू P की पावर K-1 इंटू 1 माइनस P। दैट इज प्रोबेबिलिटी की केमर कितनी प्रोबेबिलिटी है बनने की। अगले मोल फ्रैक्शन इज मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा X के। तो वो क्या होता है 1 माइनस P इंटू P की पावर K-1। ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। अब आता है हमारा K हमारा क्या होता है नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन K इज इक्वल टू होता है 1 माइनस P। इसके बेस पे लास्ट ईयर SIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे देखो जैसे SIR नेट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम्ड फॉर ए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आर रिलेटेड एज। तो ये हमारा कह रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है और जो फ्रैक्शन कंज्यूम्ड किए गए हैं पॉलीमर के वो कैसे रिलेट कर रहे हैं। ऑप्शन है 1/P, 1/1 माइनस P, 1/1 प्लस P, जो n का है इज इक्वल टू 1/P का स्क्वायर। तो वो कैसे रिलेट कर रहे हैं 1/1 माइनस P। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे रिलेट कर दिए इससे, जो हमारा ऑप्शन बी है।
N is equal to 1 minus P। अब आ जाता है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन मोलिक्यूल्स हैविंग K यूनिट, तो वो मास फ्रैक्शन मतलब W K इज इक्वल टू K इंटू P की पावर K माइनस 1 इंटू 1 माइनस P का स्केयर। तो ये होता है हमारा मास फ्रैक्शन। तो अगर मास फ्रैक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करके अगर उसको 0 के इक्वल रख देंगे, वो हमारा K मैक्स आ जाएगा। K मैक्स आएगा हमारा 1/ln/P। तो ये हमारा ग्राफ है, इसमें बताया गया है कि हमारा मैक्सिमम जितना प्लॉट शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, उतना ही हमारा लार्जर द वैल्यू ऑफ K विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ P। जितनी जितनी वैल्यू हमारी P की इंक्रीज होगी उतनी उतनी वैल्यू हमारी K की भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि K हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है P के, जितनी वैल्यू हम K की इंक्रीज करेंगे उतनी वैल्यू हमारी P की इंक्रीज होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी की। अब बात है कॉन्टूर लेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्टूर लेंथ क्या होती है RC विच इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई L। तो N क्या होता है हमारा, N होता है नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट और L क्या होता है लेंथ ऑफ मोनोमर यूनिट। अब आता है हमारे पास मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ चेन। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये तो डायरेक्ट पेपर में पूछ लेंगे। कॉन्टूर लेंथ क्या होती है, वो होती है हमारी N.L। और फिर अब अगला है कि मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ चेन क्या होती है, मतलब RMS क्या होती है। तो हमारी RMS क्या होती है, RMS हमारी होती है रूट की पावर N इंटू L। अगला है हमारा मीन क्या होता है, मीन डिस्टेंस ऑफ चेन क्या होती है। तो मीन क्या होती है हमारी पॉलीमर के केस में 8/3 पाई की पावर 1/2 रूट N इंटू L। अब है RMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल एंड टू एंड डिस्टेंस क्या होता है 2/3 की पावर 1/2 N की पावर 1/2 इंटू L। इतना ही डिफरेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताइए कि हमारी कॉन्टूर लेंथ क्या होती है N इंटू L, हमारी RMS क्या होती है रूट की पावर N इंटू L, हमारी मीन एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ चेन क्या होती है 8 की पावर 3/पाई की पावर 1/2 N की पावर 1/2 इंटू L। MP क्या होता है RMP 2 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू N 1/2 इंटू L। या फिर डायरेक्ट बोल देंगे कि लेंथ इतनी है, इतनी सेंटीमीटर है, या हमने इतने नंबर ऑफ मोनोमर ले रखे हैं, तो हमारी RMP कितनी है, RMS कितनी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो हमारा RC जो होता है वो RMS, RC हमारा सबसे ज्यादा होता है, फिर RMS, फिर R मीन, फिर RMP। RC क्या होती है कॉन्टूर लेंथ, RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस। तो ये है। तो अब हमारा आएगा फॉर लीनियर कोइल पॉलीमर चेन के लिए हमारे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होते हैं, RMS जो हमने ऊपर निकाला रूट NL। तो हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन होती है 1/√6 इंटू RMS। फॉर कॉन्स्ट्रेन चेन जो F होता है वो मल्टीप्लाई टू द अबव रिलेशन। तो ये हमने जो भी पॉलीमर में पढ़ा था इसमें कोई स्ट्रेन नहीं थी, लेकिन इसके केस में अगर हमारा फॉर कॉन्स्ट्रेन चेन आ जाता है तो वो मल्टीप्लाई बाई हो जाता है F से। तो हमारा F क्या होता है, F होता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की पावर 1/2। तो हमारा थीटा क्या होता है 109.5 डिग्री 5। तो ये अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे थीटा की तो हमारा F आ जाएगा √2। तो हमारी कॉन्स्टेंट चेन में हम F से मल्टीप्लाई करते हैं और F क्या होता है हमारा √2। तो √2 हम जब F से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो RMS होता है वो निकल के आता है L मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू N। हमारा RMS क्या था, हमारे स्टार्टिंग में RMS क्या था, वो था हमारा रूट N इंटू L। अगर हमें कॉन्स्टेंट चेन के लिए निकालनी तो F से मल्टीप्लाई कर देंगे, F क्या हमारा √2। तो यही हमारा RMS है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा N/3 की पावर 1/2 इंटू L। अब सोलवेंट पता होना चाहिए इन पॉलीमर केमिस्ट्री। तो सोलवेंट गुड सोलवेंट भी होते हैं, पुअर सोलवेंट भी होते हैं। तो गुड सोलवेंट होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन होता है सोलवेंट पॉलीमर का, रादर देन सोलवेंट और पॉलीमर के बीच में
जो गुड सोलवेंट होते हैं उसमें सोलवेंट और पॉलीमर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो गुड होता है रादर देन पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन। और जो पुअर सोलवेंट होते हैं उसके केस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ पॉलीमर, मतलब पॉलीमर पॉलीमर के इंटरेक्शन ज्यादा होता है रादर देन सोलवेंट एंड पॉलीमर। ठीक है, अब हमारा आगे आ जाता है इफेक्टिवनेस ऑफ सोलवेंट इज गिवन बाय सेकंड वेरियल कोफिशिएंट बी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन सा सोलवेंट अच्छा है कौन सा बेकार है, तो वो हम बताते हैं सेकंड वेरियल कोफिशिएंट बी की वैल्यू हम जो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पे बताते हैं। तो जो बी हमारा कैलकुलेट आता है वो अगर हम बी आइडियल से ज्यादा आएगा तो हमारा गुड सोलवेंट है, अगर उसका कम आएगा तो हमारा पुअर सोलवेंट है। और बी आइडियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे v की पावर i अपॉन 2 की पावर m का स्क्वायर। m हमारा यहाँ क्या है, मोलर मास। तो ये था छोटे मोटे फॉर्मूले थे जो आपके CSI या नेट गेट में आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, अब हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो हर साल हर ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। इससे पहले आप ये था 2019 का जून का पेपर है, इसमें पॉलीमर से क्वेश्चन आ रखा है द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम्ड पी फॉर ए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आर रिलेटेड एज। तो मैंने ये बताया था 1 - p, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट करने वाले हैं, टॉपिक करने वाले हैं, उसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पहले तो मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है विस्कोमेट्री। तो विस्कोमेट्री से हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं किसको, मोलर मास को। तो विस्कोमेट्री से पहले हमें विस्कोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी विस्कोसिटी क्या होती है, बेसिकली जो विस्कोसिटी होती है वो होती है रेजिस्टेंस टू फ्लूइड, रेजिस्टेंस टू फ्लूइड। तो जो हमारी विस्कोसिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारी फोर्स पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो जो वेलोसिटी, जो हमारी विस्कोसिटी को अगर हम डायरेक्टली कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, ईटा, जो कि हमारा क्या होता है, ईटा हमारा क्या होता है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है। तो अगर जितना हमारा विस्कोसिटी कोफिशिएंट होगा उतना ही हमारी क्या होगी, विस्कोसिटी। तो सबसे पहला मेथड है मोलर मास को फाइंड आउट करने का, विस्कोमेट्री। विस्कोमेट्री से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, डाइन सेंटीमीटर -2 × सेकेंड। और ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और 1 पोइज किसकी यूनिट होती है, विस्कोसिटी की। अब ये 4 फॉर्मूले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी रिलेटिव विस्कोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्या होती है, इससे ही हम मोलर मास निकाल पाएंगे। तो हमारी जो रिलेटिव विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट, मतलब कि n रिलेटिव होता है n/n0। स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होती है, जो n रिलेटिव हम कैलकुलेट करेंगे उसमें से 1 घटा देंगे, उसको क्या होती है, स्पेसिफिक। रिड्यूस क्या होती है, स्पेसिफिक बाय c मतलब कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्या होती है, ईटा की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लिमिट c टेंड्स टू 0 × n स्पेसिफिक बाय c। तो ये जो चारों है इनकी कोई यूनिट्स नहीं होती है। और ठीक है, अब है रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन, कि रिलेशनशिप क्या होता है विस्कोसिटी एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन में। तो हमारा फाई क्या होता है, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, जो कि होता है n/n0, मतलब η/η0 इज इक्वल टू 1 + 2.55। फाई हमारा यह होता है वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन होता है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा
जो हमारा n रिलेटिव होता है वो होता है 1 + 2.5 5 वॉल्यूम फ्रैक्शन। अगर ईटा स्पेसिफिक निकालेंगे तो 2.55 ईटा इज इक्वल टू 2.55 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड मोलर मास। अब मैंने बता दो दिया आपको कि मोलर मास फाइंड आउट करने का सबसे फर्स्ट तरीका होता है विस्कोमीट्री। अब आप कहोगे मैम ये बता दिया आपने, इतने सारे फॉर्मूले बता दिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमें मास कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो ईटा जो होता है वो होता है K इंटू एम विस्कोसिटी की पावर ए हमारा क्या होता है 0.5 और 1 के बीच में लाई करता है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि हमारा ए क्या होता है, जो हमारा मार्कोनी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, दिस इज मार्कोन इक्वेशन होती है। इसमें एम विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर होता है, ठीक है, एम विस्क, ठीक है। तो हम ln बोथ साइड ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ln ईटा इज इक्वल टू ln k प्लस a ln m विस्कोसिटी। तो जो हमारा k डिपेंड्स करता है वो करता है नेचर ऑफ पॉलीमर, नेचर ऑफ सोलवेंट, टेम्परेचर। तो यहां से आया वो क्वेश्चन जो हमने पहले प्रीवियस ईयर्स का एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें था ये क्वेश्चन, उसमें था जैसे ये रहा, देखो नेट में क्वेश्चन आया हुआ कि इंट्रिंसिक वेलोसिटी क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया इंट्रिंसिक वेलोसिटी हमारी होती है, ये होती है ना हमारी इंट्रिंसिक वेलोसिटी लिमिट्स एंड स्पेसिफिक बाय सी। तो ये पूछ रहा है जो हमारी इंट्रिंसिक वेलोसिटी डिपेंड करती है मोलर मास एज एन के एम में, द कांस्टेंट के एम में डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स करते के एंड ए, ठीक है। तो के एंड ए किस पे डिपेंड करते हैं, तो ए का तो मैंने पहले बता दिया था कि ए हमारा पॉलीमर, देखो मैंने पहले बताया था ए सोलवेंट, टेम्परेचर, पॉलीमर, और के डिपेंड करता है नेचर ऑफ पॉलीमर, नेचर ऑफ सोलवेंट एंड टेम्परेचर। तो दोनों बोथ किस पे डिपेंड करेंगे, पॉलीमर एंड सोलवेंट पे। अब इनके बीच में ग्राफ देख लो। तो हमारा ग्राफ है वो आया है ln नीटा अपॉन ln m विस्कोसिटी के बीच में अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो हमारा स्लोप a निकल के आएगा और इंटरसेप्ट क्या आएगा ln k। फॉर विस्कोसिटी हमारा mn जो होता है वो ज्यादा होता है, फिर mv, फिर mm, ठीक है। तो ये यहाँ से ग्राफ आ जाएगा एन स्पेसिफिक, ये हम एक ग्राफ निकाल सकते हैं एन स्पेसिफिक बाय सी, और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जब ग्राफ निकालेंगे तो हमारा एम विस्कस निकल के आएगा, तो जो कि होता है हमारा ईटा बाय के। अब सेकंड प्रॉपर्टीज है हमारी वो है ओस्मोमीट्री। ओस्मोमीट्री क्या होती है, ओस्मोमीट्री हमारी सेकंड टेक्निक है मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए। तो ओस्मोमीट्री हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बहुत ही यूजफुल है, ओनली द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग मॉलिक्यूल्स। तो हमारी वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से हमारी इक्वेशन आ रखी है पाई बाय सी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1/m प्लस बी टू सी प्लस बी की क्यूब b3 इंटू सी स्क्र। तो लिमिट c टेंड्स टू 0 से पाई सी इज इक्वल टू आर टी बाय एम। तो हमारा जो पाई सी होता है वो क्या होता है, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब आप कहोगे कि इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मोलर मास, तो इसे ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि जो पाई होता है पाई अपॉन C2 बाई आर टी होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/mn प्लस BC2। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन पाई C2 आर टी वर्सेस C2 के बीच में फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा इंटरसेप्ट निकल के आएगा वो आएगा 1/mn। तो ऐसे हम मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। तो हम CSIR नेट में हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ओस्मोमीट्री है वो कौन सा मोलर मास फाइंड आउट करती है। ऑप्शन में हो जाएगा MM, MN, MV, MZ। तो हमारा कौन सा फाइंड आउट करती है, ये करती है MN। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा MN। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, याद नहीं करना, बस थोड़ा बहुत समझना है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओस्मोमीट्री में हम MN फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब है अल्ट्रा सेंट्रिक फिगुरेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो टाइप की वेलोसिटी आती है, सेंटिमेंटेशन वेलोसिटी जो कि फाइंड आउट करती है MM, और दूसरा आता है सेंटिमेंटेशन इक्विलिब्रियम जो हमारे फाइंड आउट करता है MZ।
तो आप सभी याद रखें कि हमने एक ओस्मोमेट्री किया, उसमें हमने mn फाइंड आउट होता है, उससे हम mn कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है सेंडिमेंटेशन वेलोसिटी, जिसमें हम mm फाइंड आउट करते हैं। अगला होता है सेंडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, जिसमें हम mz कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा सेंडिमेंटेशन वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर एस इंटू एन ए अपॉन 1 माइनस वी मतलब पार्शियल वॉल्यूम इंटू पी मतलब डेंसिटी। जो ईटा है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, एस होता है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, पी होता है हमारा डेंसिटी है। यहाँ ये सिर्फ स्पेरिकल मॉलिक्यूल के लिए है, वी पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम और आर एस रेडियस, ठीक है। अगर स्पेरिकल मॉलिक्यूल नहीं है उसके लिए हमें सेंडिमेंटेशन वेलोसिटी निकालनी होगी, तो उसका फॉर्मूला आ जाता है एस आर टी इंटू डी मतलब डिफ्यूजन कोफिशिएंट इंटू 1 माइनस वी इंटू पी। अब अगला आता है टर्बिडिटी, ये लास्ट है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी में ये भी फाइंड आउट करता है मास, और लास्ट मतलब 2019 दिसंबर में इस पे सीएसआई नेट में क्वेश्चन आ रखे इस पे डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो इसमें टर्बिडिटी क्या होता है, टर्बिडिटी का फॉर्मूला होता है 16/3 पाई इंटू के एम की पावर m इंटू सी। मतलब कि हमारा टर्बिडिटी से कौन सा निकलता है, मास एवरेज मोलर मास फाइंड आउट करते हैं हम। तो डिफ्यूजन क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है डी इजक्वल टू आर टी 6 पाई ईटा आर एन ए इजक्वल टू के टी बाई एफ। तो एफ क्या होता है हमारा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है, जो हमारा होता है 6 पाई ईटा आर। लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से। तो अब हमारा है ड्यूरिंग डिफ्यूजन एवरेज डिस्टेंस क्या होती है, तो ये हमारा टर्बिडिटी से हम एवरेज मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये है ड्यूरिंग डिफ्यूजन एवरेज डिस्टेंस होगी हमारी x इज इक्वल टू 0, और RMS निकालेंगे वो हो जाएगी x स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2dt की पावर 1/2। तो x स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, पावर से पावर कट जाएगी 2dt, ठीक है। तो फ्रैक्शनल रेशियो इज यूजफुल टू डिटरमाइनिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम फाइंड आउट करते हैं फ्रिक्शनल रेशियो से। तो फ्रिक्शनल रेशियो अगर 1 हो तो वो स्फेरिकल शेप का होता है, अगर फ्रिक्शनल रेशियो हमारा ग्रेटर देन 1 हो तो वो रोड लाइक शेप होता है, ठीक है। अब आता है फॉर ए पॉली डिस्पर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलोइड ओस्मोमेट्री गिव्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ओस्मोमेट्री क्या देता है, कैसे कौन सा मोलर मास फाइंड आउट करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ओस्मोमेट्री क्या फाइंड आउट करता है। देखो ओस्मोमेट्री से हम क्या निकालते हैं mn, ठीक है। मैंने बताया था कि सीएसआई नेट में क्वेश्चन आते डायरेक्ट। तो ओस्मोमेट्री से हम क्या फाइंड आउट करते हैं mn। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी इज करेक्ट mn। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, याद करो तो नहीं, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या हम फाइंड आउट करते हैं, क्या हम निकालते हैं। अब आता है लाइट स्केटरिंग मेथड। तो लाइट स्केटरिंग मेथड हमारा टिंडल इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है, ये हमारा आई थीटा बाई आई नोट होता है इज इक्वल टू 8 पाई की पावर 4 ए अल्फा की स्क्वायर अपॉन लैम्डा की 4 की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये डेली इक्वेशन होती है। तो जो हमारा आई थीटा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की पावर 4 पे, इसलिए ब्लू लाइट हमारी जो होती है वो ज्यादा स्कैटर्ड होती है मोर देन रेड लाइट। दिस अकाउंट्स फॉर कलर ऑफ स्काई व्हेन व्यूड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट टुवर्ड्स सन। तो जो हमारा जो mm यहाँ से निकल के आता है लाइट स्केटरिंग मेथड से, वो आता है आर थीटा बाई के सी। तो यहाँ से आर थीटा की वैल्यू जो होती है ये होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा ऐसे हम इंटरसेप्ट की हेल्प से mm यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। मैंने भी आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बताया था, तो वहां डायरेक्ट मैंने बताया था। यहाँ ए नोट ले रखा है इन्होंने, ए नोट का मतलब वो ये होती है मोनोमर की कंसंट्रेशन, हमने एम नोट ले रखा था। तो ये डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो। और अब मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा पॉलीमर केमिस्ट्री। जब हम स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमने MMN पढ़ना है, नंबर एवरेज मोलर मास, मास एवरेज मोलर मास, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, जेड एवरेज मोलर मास, उसके बाद PDI पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स,
और मोनो के लिए 1 होती है। फिर 1 होने की वजह से हमारा mm इजकल टू mn हो गया। फिर हमने काइनेटिक चेन लेंथ पढ़ी, जो कि हमारी होती है काइनेटिक चेन लेंथ हमारी रेशियो होती है किसका, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट रेट का और इनिशियल रेट का। ठीक है, काइनेटिक चेन लेंथ के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, फिर हमें कंडेंसेशन के बारे में, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जेसन का रेट पढ़ना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां से भी। उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है, फिर हमें बस चार पांच मेथड होते हैं, 4 मेथड्स डिटरमाइनिंग मोलर मास। सबसे पहला हमारा आया था, क्या था हमारा ये विस्कोमीट्री। सेकंड विस्कोमीट्री के बाद क्या था हमारा था ये सेडिमेंटेशन, इक्विलिब्रियम एंड वेलोसिटी। ठीक है, और फिर था हमारा लाइट स्कैटरिंग मेथड, और उसके बाद था हमारा टर्बिडिटी। बस ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है हमें। तो बस ये याद रखना है कि जो हमारी ओस्मोमीट्री है, ओस्मोमीट्री हमें mn देती है, हम mn डिटरमाइन कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम हमें क्या देता है, mz। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी हमें क्या देती है, mm। और लाइट स्कैटरिंग मेथड हमें क्या देती है, हमें क्या फाइंड आउट करके देती है, mm। और टर्बिडिटी हमें क्या फाइंड आउट करके देती है भाई, mm। टर्बिडिटी हमें क्या फाइंड आउट करके देती है, mm। बस इतना ही पढ़ना है आपको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।